नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत वत्स। स्वागत है आपका पब्लिक एशिया न्यूज में। और अब समय हो गया है देश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर चलते हुए आपको बता दें, दिल्ली में सोमवार 25 सितंबर को तमिलनाडु भवन के सामने सैकड़ों संतों की उपस्थिति में सनातनियों ने सनातन विरोध के पुतले का दहन कर सनातन के विरोध पर की गई उनकी टिप्पणियों को खारिज किया। आपको बता दें, दिल्ली संत महामंडल के उपस्थित संत एवं सनातनी बंधुओं को संबोधित करते हुए कहा कि सब राजनीतिक नेता अपने स्वार्थ के लिए किसी भी धर्म के खिलाफ बोलना बंद करें और इसलिए हमारा कहना है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्वयं इसके लिए माफी मांगे और जो भी इस प्रकार के दोषी व्यक्ति हैं उनको दंड दें। अन्य भी राज्य सरकारों के जो प्रमुख हैं और राजनीतिक दलों के जो प्रमुख हैं वह इस प्रकार की बात करने वाले को अपने दल से निष्कासित करें। इस दौरान महंत नारायण गिरी ने भी कहा कि सनातन विरोध की हेट स्पीच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका पर नोटिस लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में पूरा विचार करके इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। सभी लोग धीरे धीरे बहुत धीमे सब लोग बहुत स्लो गति से गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं, गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। सभी लोग धीरे धीरे सनातन के सम्मान में, सनातन के सम्मान में सनातन का अपमान भारत नहीं सहेगा। अगली खबर की ओर चलते हुए आपको बता दें, बुलंदशहर में सोमवार दोपहर के समय तेज रफ्तार ट्रक ने दंपत्ति को रौंदा, जिससे मौके पर पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई तो वहीं पति भी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। सूचना पर थाना अहमदगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें, मिली जानकारी के अनुसार सोनू की पत्नी पूजा, जिसकी उम्र करीब 30 वर्ष है, अपने पति के साथ गांव खुसरपुर से डिबई किसी कार्य जा रहे थे, पर दौलतपुर जंगीराबाद मार्ग पर चेहला मोड़ पर लापरवाह तेज रफ्तार ट्रक ने इस बाइक सवार को पीछे से टक्कर मार दी। तीसरी खबर की ओर चलते हुए आपको बता दें, खबर है बुलंदशहर से, जहां महिला के हौसले को देखकर आप सलाम करने लग जाएंगे। आपको बता दें, बुनियादी साक्षर परीक्षा देने बैठी 52 साल की बुजुर्ग सलीमन साक्षर भारत अभियान के तहत बुनियादी साक्षर परीक्षा में शामिल हुए थे 2490 परीक्षार्थी, जिसमें सलीमन अपने पोती और पोतों से बुनियादी साक्षरता के ज्ञान ले रही थी, जिसके बाद 52 साल की उम्र में पहली बार परीक्षा में बैठी। सलीमन बेगम की मुताबिक पढ़ने की उम्र में गांव में स्कूल नहीं थे और परिवार की ओर से पाबंदी भी थी। बुजुर्ग सलीमन ने बुलंदशहर सदर तहसील के गांव चावली स्थित प्राथमिक विद्यालय में बुजुर्ग सलीमन ने परीक्षा दी है। केंद्र सरकार के नव साक्षर कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद बुलंदशहर में 21,000 असाक्षर लोगों को चुना गया है, जिसमें से आज दिनांक 24/9/23 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 2490 लोगों ने परीक्षा दी है। ये 15 वर्ष से ऊपर के लोगों को साक्षर बनाने का कार्यक्रम है और जिला कारागार में भी इसकी परीक्षा संपन्न की गई है। जनपद बुलंदशहर में ये कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा है और आगे भी इसका निरंतर प्रयास हम लोगों का जारी रहेगा। धन्यवाद। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खुर्जा में श्री गोपाल संकीर्तन मंडल और दिव्य जीव संघ शाखा ने तत्वाधान में संत निवासी ऋषिकेश महंत संत स्वामी चिन्नानंद जी महाराज का 108वें जन्म जयंती कार्यक्रम में मंडल के भक्तों ने प्रभु नाम संकीर्तन के साथ बड़े ही धूमधाम से मनाया।
इस दौरान गणेश वंदना, गुरु वंदना और हनुमान चालीसा के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। और मेरा तो ये मानना है कि राजा बनना आसान है, मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है। राजा बनना और सिस्टर्स और ब्रदर्स के शब्द बोलते ही हॉल में इतनी देर तक तालियां बजती हैं कि उन्हें वो खड़े कर देखते रह जाते। तो दशा दिशा महत्वपूर्ण है। अब विषय की तरफ मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, सामान्य रूप से हर व्यक्ति में तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण तीनों हैं। और संरक्षक महोदय ने मन पे बहुत बात कही, मन जिस पर हावी हो जाए। पांचवी खबर की ओर चलते हुए आपको बता दें, खबर है कानपुर के ककवन थाना क्षेत्र के उठवा गांव से, जहां महिला की हत्या कर शव को गांव में बने एक सुनसान घर में गाड़ दिया गया। जिसके बाद सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची जिलाधिकारियों के साथ एसपी भी पहुंचे और महिला की जांच में जुट गए। बताया जा रहा है घर में दुर्गंध आने के चलते ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद फॉरेंसिक व डॉग स्क्वाड टीम ने आने के बाद शव को खोदकर बाहर निकाला गया। हाल फिलहाल महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आइए दिखाते हैं क्या कहना है इस पर डीसीपी ग्रामीण का। सर, उठा गांव की आज क्या घटना है? आज सुबह थाना ककवन क्षेत्रांतर्गत उठा गांव से हमें एक सूचना प्राप्त हुई कि एक पुराने घर में जो कि बंद है, उसके अंदर से बदबू आ रही है और वहां पर शायद कि कोई लाश वहां पर है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस के द्वारा मौके पहुंचा गया। फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को भी बुलाया गया, जो मौके पर आके हम सब ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। अब तक जो चीज़ें प्रकाश में आई है, प्रथम दृष्टया जो शव है वो एक महिला का प्रतीत हो रहा है, किंतु शव पुराना होने के कारण शत विशत हो चुका है और उसके जेंडर के लिए और उसकी कितने दिन पहले का वो शव है, इसको स्पष्ट रूप से ज्ञात करने के लिए और मृत्यु का कारण स्पष्ट रूप से ज्ञात करने के लिए उसको पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु भेजा जा रहा है। अब तक जो जानकारी हुई है कि जो ये घर है, ये घनश्याम शुक्ला नाम का एक व्यक्ति है, जो कि शहर में हलवाई का काम करता है और बीच बीच में अपनी एक महिला मित्र के साथ यहाँ पर आता था। वो दोनों पति पत्नी के रूप में यहाँ पर रहते थे, किंतु उनकी शादी होने के बारे में अभी तक किसी व्यक्ति ने पुष्टि नहीं की है। इन सब बातों के ऊपर हम लोग अपनी विवेचना को शुरू कर रहे हैं और जो भी डिटेल्स आगे आएंगी आप लोगों के साथ भी शेयर की जाएगी। अच्छा, जो आपके गांव घटना हुई है, महिला का शव मिला है, तो क्या है, कुछ जानकारी है? जानकारी क्या, उसकी हत्या की थी सर। अच्छा, किसने हत्या की? उसके पति ने द्वारा की। अच्छा, पता कैसे चल रहा है शव घर में है? पता 2-4-10 रोज से वो देख ही नहीं गई महिला ना, जी। मोहल्ले वालों को सब हुई। उन्होंने कहा घर खोलने के लिए कहा गया, खोल के दिखाओ, तलाशी देंगे, तो वो भाग गया। इसमें डाउट हो गया लोगों को। अच्छा, तब लोगों ने देखा तो गंध भी आने लगी थी। अच्छा, तो दिया तो इसके बाद पुलिस। शव क्या जमीन में गड़ा था? जी हाँ। अच्छा, लोग क्या करते थे ये लोग? कुछ उनके माँ बाप की जमीन जरूर है, वो कटौती पर जमीन उठा देते हैं। अच्छा, बस वो कानपुर रह रहे हैं वो लोग। अच्छा, जब घर खुलाने की बात कही गई, ये भाग गया, जी हाँ, तो ग्रामीणों ने देखा होगा? ग्रामीणों ने देखा ही है। अच्छा, फिर भाग के गया कहाँ? कुछ भाग के कहाँ गया ये तो नहीं पता किसी को। अभी कुछ पता चला उसका? अभी कुछ नहीं पता है। अच्छा, क्या नाम था इस महिला का? इस महिला का नाम अंजलि था। कितनी उम्र रही होगी? 32-33 वर्ष की होगी। 25 हाँ, अंजलि की। इसका पति क्या करता है? इसका पति दारू बाजता था, वो कुछ करता रहता नहीं था, उठाई गिर था। बच्चे भी थे? यही काम नहीं, बच्चे नहीं थे। कितने साल हो गए दोनों के शादी के? 1 साल। हाँ, 1 बरस लमसम। शादी वादी का यूँ था, पटा लाया था कहीं से। यहाँ रिलेशनशिप में? रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में नहीं थी। महिला का शव मिला है जी सर। तो क्या घटना हुई, कुछ जानकारी? घटना हुई 1 साल पहले ये शादी करके ले आया था, जो बिल्लौर में भीख मांगते थे लोग। उसके बाद में ये इसने उसे 9 तारीख की रात में मारा पीटा। मारा पीटने के बाद में इसने अपने घर में बंद कर लिया उसको, क्योंकि वो चोर किस्म का व्यक्ति है, बदमाश है, इसलिए कोई गांव का उससे संपर्क में नहीं है।
जब इसने बंद कर लिया तो पहले जब गांव से भागती थी तो गांव के लोगों को वो मिलती थी कि घनश्याम की बहू इधर गई उधर गई। 9 तारीख के बाद में वो कहीं किसी से मिली नहीं, तो शक हुई कि यार 10-11 दिन हो गए कि ये गई नहीं। तो उसके बाद में प्राथमिक सूचना हमने अपने ग्राम प्रधान को दी। प्रधान ने कहा यार हमारे पास ऐसा पावर है कि नहीं जिसे हम देखें, तो प्रधान ने सूचना पुलिस को दी। पुलिस को दी सूचना, उसी समय पुलिस आई, पुलिस ने देखा, देखने में उसकी मिट्टी यहाँ मिल गई। घनश्याम कल से ही लापता है। मिट्टी कहाँ मिली है? घर में घनश्याम घर में कोई रहता नहीं था? नहीं, कोई नहीं रहता। उनके माँ बाप जो है कल्याणपुर में रहते। हत्या हुए कितने दिन हो गए लगभग? 9 तारीख की रात में हत्या। अगली खबर की ओर चलते हुए आपको बता दें, खबर है हरियाणा से, जहां पर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने इंडियन नेशनल लोकदल के इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर कहा कि उन्होंने ना तो किसी का विरोध किया ना फिर किसी का समर्थन। फिलहाल उनसे किसी ने इसके बारे में नहीं पूछा है, अगर कोई पूछेगा तो जवाब देंगे। इंडियन नेशनल लोकदल अपनी राजनीतिक धरती तलाश रही है, सबको अधिकार है अपनी खोई हुई राजनीतिक धरती तलाशने का। वहीं हुड्डा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम मनोहर लाल पर दिए गए बयान पर किनारा करते नजर आए। उन्होंने कहा कि उदय भान ने उसका जवाब दे दिया है, कोई भी भाषा हो वह शोभ्या नहीं समझते। इन्वेस्टमेंट करेगा बड़ी, तो जब तक उसको ये नहीं लगेगा कि तेरा जो इन्वेस्टमेंट है सुरक्षित है, हम सुरक्षित है, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी। 9 साल हो गए, 9 साल जो ये यहाँ कह रहे हैं ना मारुति खरखौदा में ला रही है इन्वेस्टमेंट, ये मैं आज से 12-13 साल पहले वहाँ जापान गया था, जो ओ सुजुकी है वहाँ के मालिक है मारुति के, उनसे मेरा ये तयशुदा एग्रीमेंट था कि भाई एक इन्वेस्टमेंट वो मानेसर में करेंगे, एक इन्वेस्टमेंट रोहतक में करेंगे, एक इन्वेस्टमेंट खरखौदा में करेंगे। 9 साल डिले करवा दिया। अब उसके लिए बहुत वाह लूटने की कोशिश कर रहे हैं। 12 साल पहले की बात है, 9 साल डिले हो गया। गवर्नमेंट की दलील है कि 2016 में माहौल बिगड़ा था। गवर्नमेंट की दलील है कि 2016 में प्रदेश का माहौल बिगड़ा था, इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा। 2014 में किसकी सरकार थी? अक्टूबर का जब माहौल बिगड़ा, जब किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? 16 में सरकार थी, सरकार तो यही थी, बीजेपी। इन्हीं की सरकार थी, इनकी कमजोरी से माहौल बिगाड़ा इन्हें, सबको मालूम है। प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट क्यों आज तक छुपा दी गई है? क्यों नहीं उसको पब्लिक किया जाता? जो उसका सीक्रेट पार्ट है क्यों नहीं किया जाता? उसने सवाल ये उठाए हैं प्रकाश सिंह ने, ये हाईएस्ट चेयर पे सवाल उठाए उन्होंने, उन्हीं के पटाया हुआ कमीशन था, क्यों नहीं उठाते भाई? क्यों नहीं रिपोर्ट करते? ये करप्शन में डूबी सरकार है। स्टाम्प का होगा स्कैम, SIT बना देंगे, रिपोर्ट नहीं आएगी कभी। शराब का स्कैम होगा, SIT बना देंगे, रिपोर्ट नहीं आएगी। यही प्रकाश सिंह की लगा दिया तो उसकी रिपोर्ट देते नहीं, उसके जो पार्ट है वो आज तक नहीं ना पब्लिक किया। साफ जाहिर है, सरकार से पूछो क्योंकि नहीं है, ठीक नहीं। ये माइनिंग का कितना बड़ा घोटाला है, शराब घोटाला, माइनिंग का घोटाला, स्टाम्प का घोटाला, रजिस्ट्री का घोटाला, कितने घोटाले पे घोटाला, चावल की खरीद का घोटाला, में अमृत घोटाला आपने देखा हमने। हाँ, वो ठीक कह रहे हैं, 4 साल में उनने बहुत तरक्की करी है। प्रदेश तो नीचे गया, नंबर 1 प्रदेश कहाँ पहुँच गया? बेरोजगारी में हो गया। रैली ने हर साल करते हैं, हर साल करते हैं रैली भाई। सर अभय सिंह टोटाला जी ने आपको भी निमंत्रण भेजा है क्या? मेरी कोई बात नहीं हुई। सर संगठन मजबूत होती है तो फायदा होता ही है। क्या कारण है सर? संगठन जो है मजबूत संगठन बनना चाहिए, और इसी वास्ते जो हुआ, पहले तो सारे देश में इलेक्शन हुए, कुछ पार्ट पूरा हो गया, PCC के मेंबर बन गए, AICC के मेंबर बन गए, अब जिले के प्रधान बनने वाले हैं जल्द। तो जो इलेक्शन हुए तो इस के बाद हुए हैं, अब भर्ती अभी हुई है। कब तक आ जाएगी सर लिस्ट? कार्यकर्ता इंतजार इस इलेक्शन का जो आई है ना लिस्ट, AICC का मेंबर बन गए, PCC के मेंबर बन गए, जिले के प्रधान जल्दी बनने वाले हैं। दिक्कत है आपको? तो दिक्कत है, ये कोई बात नहीं। मतलब मैं आपका मकसद नहीं समझा, क्या सवाल है? सवाल पूछ लूँ,
आपने ये कहा था सर, अगर वो इंडिया होंगे तो पता लग जाएगा। और बोलो। तो एक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ जो टिप्पणी की है, उन्होंने जवाब दे दिया, प्रदेश अध्यक्ष ने, पूरे प्रदेश में मुद्दे फूके गए। प्रदेश अध्यक्ष ने जवाब दे दिया बात। आदमपुर में कितनी वोट आई थी? की महिला बिल लाए हैं, वो ठीक बात है, सब सारी पार्टियों ने समर्थन करा, लेकिन अभी सवाल आया था, अरे महिला को बिल तो लिया है, महिलाओं को सुरक्षित तो रखो, उनको सुरक्षित रखने की सरकार की जिम्मेवारी है। पानीपत में क्या हो रहा है? महिलाओं को पहले अपनी सुरक्षा चाहिए, उनको सुरक्षित रखना। एक आरबीआई की और एक वैसे इकोनॉमी जो आए थे उसमें, तो हरियाणा जो है वो जो है इकोनॉमिकली वर्स्ट डिक्लेयर हो रहा है। सिर्फ हमारे से ऊपर पंजाब और एक आध स्टेट है इकोनॉमी के आर्थिक तौर पे संकट की ओर जा रहा है, क्योंकि ये सरकार कर्जे पे कर्जा ले रही है और कोई उसका काम आगे नहीं। किस लिए कर्जा ले रहे हैं? कोई डेवलपमेंट का काम नहीं। 4.5 लाख करोड़ से ज़्यादा प्रदेश पे कर्जा थोप दिया गया है और कोई वो डेवलपमेंट नहीं है। किसी भी फील्ड पे ये सरकार कामयाब नहीं है, बल्कि आपने देखा विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग। नूह में कई जाने गई, 2 होमगार्ड के सिपाही भी मरे और मुख्यमंत्री का बयान आया कि सोची समझी साजिश है। और हम कह रहे हैं भाई तुम जुडिशियल इंक्वायरी कराओ हाई कोर्ट के जज के द्वारा, क्यों साजिश है, किसने साजिश की, ये पता लगना चाहिए। हरियाणा की जनता जानना चाहती है, लेकिन उसके लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार है? ये तो मतलब या तो साजिश में सरकार स्वयं साजिश शामिल थी, क्यों नहीं साजिश का पर्दाफाश कर रही है? पर्दाफाश करना चाहिए, ये सामने ये है। और किसान के साथ आज शायद परमल की खरीद शुरू कर रहे हैं, जो मैंने सुना है। किसान 80% जो है धान अपना बेच चुका है, मंडी में आ चुका है, और प्रति जो क्विंटल जो है कम से कम 300 रुपये प्रति क्विंटल उसका नुकसान हुआ है। बाजरे में 500 से 600 रुपये प्रति क्विंटल उसका नुकसान हुआ है। एमएसपी नहीं मिल गई, और ये क्लेम करते हैं, थोथे क्लेम करते हैं भाई हमारे को एमएसपी मिल गई, एमएसपी दे रहे हैं, हम इतनी फसलों में दे रहे हैं, 52 दे रहे हैं, कोई मायना नहीं। आप किसानों से पूछो। और नए नए उसमें ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मतलब किसान की फसल आई पड़ी है, वो मंडी में नहीं जा सकता। मंडी में ताले लगा दिए जाते हैं कई जहाँ। वहाँ करनाल मंडी में हड़ताल करनी पड़ी, मंडी वालों को ये आदेश आ गए वर्बल कि अब मंडी में कोई वो नहीं लेके आएगा ना। इस किस्म से सरकार ये चल रही है, गैर जिम्मेवाराना सारे फैसला करते हैं, जन विरोधी सारे फैसले कर रहे हैं। हर वर्ग इस किसान सरकार से विमुख हो चुका है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, व्यापारी, कर्मचारी, शहरी, ग्रामीण, सब जो है इनसे विमुख हो चुके हैं। यहाँ देखो ना, आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं कितने दिनों से हड़ताल में बैठे हैं, कोई उनको सुनने वाला नहीं, कोई उनसे वार्तालाप करने के लिए तैयार नहीं, ताकि बातचीत से समाधान निकला जाए। इसी प्रकार कहीं कोई बैठा है हड़ताल पे, कोई कहीं बैठा है, सब जो है सरकार जो है अब ये नॉन परफॉर्मिंग है। अब हमारे कार्यक्रम चल रहे, जो रिस्पॉन्स लोगों का मिल रहा है हमारे को, जैसे कल डीगल में थी डॉक्टर साहब के यहाँ ज़बरदस्त वो हुआ, रतिया में हुआ, बड़ौदा में मैं गया, मुचाना में ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है हर जगह। ये संकेत हैं कि भाई लोग मन बना चुके हैं छत्तीस बिरादरी कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। इस सरकार से ऊब चुके हैं। अगली खबर की ओर चलते हुए आपको बता दें, लखनऊ में घर से बुलाकर युवक की कातिलाना हमला करने के मामले में युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसे लेकर गाजीपुर थाना पुलिस पर आरोप है कि 21 दिन के बाद भी हत्यारोपी पुलिस के चंगुल से दूर खुलेआम घूम रहा है।
न्याय न मिलने पर मामले में परिजनों ने शव रखकर प्रदर्शन किया और लगातार पुलिस की ओर कार्रवाई न करने पर सवाल उठा रहे हैं। कहा कि पुलिस ने समय रहते न आरोपियों को पकड़ा, जिससे परिजन शव रखकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। साढ़े 10 बजे ले आते हैं, 1 बजे इन्फॉर्मेशन आती है। इन्फॉर्म आती है महानगर थाने से कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया। ओके या किसी ने मार के ठीक, एक्सीडेंट मार के, हाँ। वहाँ से ये लोग लावारिस में लाश ड्रामा पहुँचा देते हैं, जख्मी हालत में पहुँचा देते हैं। उसके बाद में 4-5 तारीख को FIR हुआ। FIR होता 360 में FIR हो गया। जब से लेकर के आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो पकड़े नहीं गए। कितने बजे हुई है? 6:30। आप परेशान ना होइए, हमने पकड़ा जो है मुजरिम को ढूंढ रहे हैं। मुजरिम हम पकड़ लिए हैं। उसने बयान दिया है कि तुम्हारे बस्ती का एक लड़का शामिल है। तो हमारे पकड़ा कब होता है ये दोनों? वो दरोगा बता, दरोगा ने कहा 8 तारीख को दरोगा ने कहा हमने पकड़ लिया है और दूसरे को हम ढूंढ रहे हैं। और दरोगा ने ही कहा कि तुम्हारे बस्ती का एक लड़का शामिल है। तो हमारे भाई ने ये कहा कि आप पता लगाइए कौन है। इतनी बड़ी बस्ती हम नहीं बता सकते कौन है। तो उसने कहा शकील आप परेशान ना होइए, मुजरिम हम ढूंढ रहे हैं। तो जब मुजरिम केस था, मुजरिम पकड़ लिया गया तो दूसरी बात, आज जब उसकी डेथ हो गई तो वही चौकी इंचार्ज कह रहा है सब हमारे पार्षद जी से कि ये रेलवे से ले गया है। उस दिन नहीं बता सकते थे कि आप FIR मत करिए, रेलवे से लड़ा हुआ। डॉक्टर ने क्यों कहा कि इसके ऊपर चापर चला हुआ है? हम आप ही से पूछ रहे हैं कि ट्रेन से जो लड़का है क्या उसको इतनी चोट लगती है? मर जाता भाई, उसकी तो बोटी बोटी हो जाती है। जानवर नहीं बचता है, इंसान नहीं बचता है। कौन है? नहीं दिखता ना, ड्राइवर नहीं बचता, इंसान कैसे बच गया? ड्राइवर बता रहे हैं, वो चौकी इंचार्ज कह रहे हैं कि ड्राइवर जो है गवाही में, वो ड्राइवर क्या देख रहा था कि कौन आदमी जा रहा है। जब देख रहा था पैसा खाए हुए हैं, बता दो गाड़ी क्यों नहीं रोकी? पैसा खाए हुए हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हुए आपको बता दें, बुलंदशहर में कार्यशाला में किसानों को बताया गया पराली जलाने के नुकसान। पराली से बढ़ते प्रदूषण को मद्देनजर किसानों को टिप्स दी गई। बता दें, पराली से बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पुलिस प्रशासन ने पराली से नुकसान की जानकारी के लिए जन जागरण अभियान चलाया, जिसमें किसानों को पराली जलाने के बजाय गौशाला में दान करने की सलाह दी। आइए दिखाते हैं क्या कहना है इस पर चंद्र प्रकाश सिंह, जिलाधिकारी बुलंदशहर का। जानते हैं कि बुलंदशहर NCR का जनपद है और हमारे यहाँ धान की खेती भी बहुत होती है और गन्ने की खेती भी बहुत होती है। गत वर्ष पराली की घटनाएं यहाँ जलाने की घटनाएं हुई थी और उस पर काफ़ी नाराज़गी व्यक्त हुई है सर्वोच्च स्तर पर। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो काश्तकार हैं वो पराली ना जलाएं, बल्कि पराली अगर उनके यहाँ पैदा हो रही है हमारी गौशाला में दान करें और हम उनको वहाँ से उठवा लेंगे। इससे न केवल उनकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, बल्कि पराली का बेहतर प्रबंधन होगा और उनको किसी भी कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना पड़ेगा। इसलिए जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनको नियम कानून के क्या प्राविधान है, उनको क्या क्या करना है, उसका एक आज वर्कशॉप रखी गई थी और मुझे पूरा विश्वास है कि न केवल अधिकारी कर्मचारी बल्कि यहाँ के जो सम्मानित किसान भाई हैं वो भी हमारा साथ देंगे, पराली नहीं जलाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध कर रहा हूँ सभी किसानों से कि हमारे किसान भाई पराली कतई ना जलाएं। अगर उनके यहाँ कोई भी पराली पैदा होती है या कोई भी फसल अवशेष बचता है वो हमारी गौशालाओं में दे दें। धन्यवाद। कूड़ा जहाँ पड़ते हैं सब सुबह सुबह झाड़ू इकट्ठा करते हैं, उन सबको चिन्हित किया है और समस्त सफाई नायकों के साथ मीटिंग लेकर के उनको आगाह किया है कि कूड़ा किसी भी दशा में नहीं जलना चाहिए। और जो सर कृषि क्षेत्र हैं उन पर भी हमने सर्वे करा रहे हैं सर, 1-2 दिन में सर्वे हो जाएगा। अगर वो खाने वाले किसान हैं तो उनको हम नोटिस दे के भी उनको भी संज्ञानित करेंगे सर।
इसी तरह सिकंदराबाद में भी सर हमने सफाई नाकों में मीटिंग ले लिया है और कूड़ा किसी भी रूप में जलने नहीं देंगे सर। और 17 अक्टूबर से वोटर लिस्ट का रिवीजन किया जाएगा। हमारे जनपद में जो 18 से 19 साल के वोटर्स हैं, बच्चियों के वोट हैं, ये सारे बहुत अच्छे पैरामीटर नहीं हैं। मैंने आप सभी को बताया हुआ है कि उन बूथों की सूची निकाल लीजिए जिनमें मृत्यु हो गई है या डुप्लीकेट वोटर है, उनके नाम नहीं कटे हैं, शून्य आए हैं, या जहां वोटर ज़्यादा है उनका वोट नहीं बढ़ा है। तो स्वीप की एक्टिविटी, जागरूकता की एक्टिविटी कि हर व्यक्ति जो 18 साल का हो गया है वो मतदाता बन जाए। यहाँ जितने भी लोग हैं उनको ये पता है कि साल भर में 4 डेट रख दी गई है। कितने लोगों को पता है कि 4 डेट रख दी गई है जिसमें आप पात्र हो जाते हैं तो वोटर बन सकते हैं। पहले केवल 1 जनवरी को मान के किया जाता था, अब साल में 4 कर दिया गया। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 सितंबर और अप्रैल, मई, जून, 1 जुलाई, अगस्त, 1 अक्टूबर, मतलब 4 बार। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, 4 बार में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और आपका उन डेट पे आप वोटर बन सकते हो। 1 साल आपको इंतजार नहीं करना है। इस बात का भी हम लोगों को व्यापक प्रचार प्रसार करना है। और सबसे अंत में हम लोगों की सबकी इच्छा होती है कि जो गरीब है उनकी मदद करें। होती है नहीं होती है? बताइए, होती है ना? उत्तर प्रदेश सरकार ने वो ऐसे पात्र गृहस्थी के कार्ड, ये पत्रकार बंधु भी नोट कर लें इसको, ये आपके भी काम की चीज है, जिन पे 6 या 6 से अधिक यूनिट है उनको आयुष्मान कार्ड देने का फैसला किया हुआ है। और पिछले 3 दिन से आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। आप किसी की भी मदद करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार कराइए। वहीं गांव में पंचायत सहायक के माध्यम से बन रहा है, पीएबी के माध्यम से बन रहा है। कुछ लोग पढ़े लिखे वो स्वयं भी अपना कार्ड बना सकते हैं। पूरे राशन डीलर्स लगे हुए हैं, पंचायत सहायक लगे हुए हैं। शहर में मैं ईओज से अनुरोध करूंगा कि वो भी इसको प्राथमिकता पे देते हुए बैठक कराएं और अभियान चला करके इसको पूरा करें। खंड विकास अधिकारी लगे हुए हैं अभी भी, कुछ जैसे दानपुर है, बीबी नगर है, ऊंचा गांव है, कुछ ब्लॉक हैं या आपका रूपसर ब्लॉक है, जहांगीराबाद ब्लॉक है, इनमें अरनिया ब्लॉक है। इसमें अभी अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। मैं सभी यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं सब इससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो सचिव हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे पंचायत सहायक हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हो या कोई भी हो, चाहे नगर पालिका से लोग आए हुए हैं, सारे लोग, ये हमारी सब प्राथमिकता के काम है। इसको युद्धस्तर कर लीजिए और बुलंदशहर पूरे उत्तर प्रदेश में इस अभियान में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करें, ऐसी मेरी इच्छा है। और मैं पूरा विश्वास है, मुझे मैं जानता हूँ मेरे बुलंदशहर के साथियों में इतना दम है कि वो अगर ठान लेंगे तो चाहे वो पराली का मामला हो, चाहे आयुष्मान का मामला हो, चाहे समय से प्रार्थना पत्रों के निस्तारण का मामला हो, चाहे IGRS का मामला हो, आप ही लोगों के दम पे बुलंदशहर बार-बार नंबर 1 पे आता है। पिछले महीने जिले की सभी तहसीलें नंबर 1 थी, पिछले महीने जिले के सभी थाने नंबर 1 पे थे IGRS के माध्यम से। बट अभी भी जनता का सेटिस्फेक्शन उतना नहीं हो पाया, और जितना जनता का सेटिस्फेक्शन होगा, जनता हम पे भरोसा करेगी, हमारी बात मानेगी। मैं आज आप इस कार्यशाला में आए हैं, आप जो बेसिक काम आज की कार्यशाला का था वो था पराली, और मुझे पूरा विश्वास है यहाँ से लौटने के बाद जो जो बिंदु आप लोगों को बताए गए हैं आप जाएंगे और इस पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे। ना आपका सर नीचा हो, ना आपके कारण मेरा सर नीचा हो, इस भावना के साथ हम काम करेंगे। हाथ नहीं उठा रहे, कुछ लोग सो गए, करेंगे। पराली प्रबंधन करेंगे, आयुष्मान कार्ड बनवाएंगे, समय से प्रार्थना पत्रों का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करेंगे। तो जितने भी अधिकारी आए हैं, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि अपने साथियों के साथ अलग से भी बैठक करके सारे बिंदुओं पर एक एक चीज करके उनको क्लियर कर दें, और हम सभी लोग टीम भावना से काम करते हुए पूरा चीज़ें प्रबंधन करेंगे। मैं मुख्य विकास अधिकारी महोदय को, एडीएम फाइनेंस साहब को, डीडी एग्रीकल्चर को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ।
कि उन्होंने इसका इतना बृहद आयोजन किया और मुझे पूरा विश्वास है कि इन सभी के नेतृत्व में अब की जनपद को अकवर्ड स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं पुनः वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को भी धन्यवाद दूंगा कि मेरे आग्रह पर वो आज इस बैठक में आए और आप लोगों को उन्होंने संबोधित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना टाइम है इसमें? 20 दिन का टाइम है। बताइए कोई सचिव साहब बताएगा 20 दिन सही है? 20 दिन का टाइम है। तो आज मैं देख रहा था पोर्टल, हर खंड विकास में खंड में कुछ न कुछ समय सीमा के उपरांत है जो कदाचित गलत है। मैं सभी खंड विकास अधिकारियों से, एडीओ पंचायत से अनुरोध करूंगा कि रोज इसको चेक करके इसका समय से डिस्पोजल कर दे। अगला आता है IGRS, जो सरकार की सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमको 10 बजे से 12 बजे तक बैठना है। प्रतिदिन आपकी लॉगिन ID है, उस पर लॉगिन करिए। आपके पास कितना अगले 3 दिन में कितने एप्लीकेशंस डिफॉल्टर होंगे उनकी सूची बना लीजिए। मौके पर जरूर जाना है। जो आम शिकायत आ रही है कि अब लोग मौके पर तो जा रहे हैं और वहां उनको ये समझाते हैं कि आप दस्तखत कर दीजिए, मैं आपका काम कर दूंगा, और जनता आप पे भरोसा करके आपके कहने से दस्तखत कर देती है। फिर आप उसको झूठी रिपोर्ट लगा देते हैं कि मैंने फलाने की समस्या का निस्तारण कर दिया। इसको सुधार करने की जरूरत है। आप जा रहे हो तो जाने के बाद उसकी समस्या का समाधान भी होना चाहिए। SSP साहब ने भी थाने में बोल रखा है, जमीन से रिलेटेड विवाद नहीं करने जा रहे हो, आप पहले थाने जाइए, थाने से सिर्फ पुलिस लीजिए और जाइए, वहां बैठ करके दोनों पक्षों को सुन करके उनका जो उचित निराकरण है वो कर दीजिए। ये लिख देते हो कि धारा 24 में पैमाइश कर ले, फलाना कर ले, ठिकाना कर ले, जो काम आपको ही करना है तो वो उससे करवाइए। उसे फीस जमा करानी है, उसे क्या कराना है वो आपका काम है। और मैं पहले भी कहा हूँ और ये मेरा ही किया हुआ प्रयोग था जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने स्वीकार कर लिया है कि मैं जब पहले भी तहसील दिवस में लोग आते थे प्राइवेट लैंड का, उनसे 1000 रुपये जमा करवाता था, सहमति से निपट जाता था तो उसका वही डिस्पोजल हो जाता था, और नहीं निपटता था तो उसको हम धारा 24 में ले आते थे। सयाना तहसील में और सिकंदराबाद तहसील में बहुत ढेर सारे मामले धारा 24 के पड़े हुए हैं। हमें पता नहीं क्यों कारण नहीं दिखता है कि एक लेखपालों की टीम बने और जाकर के कानूनगो की अध्यक्षता में या नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में वो डिस्पोजल हो। कोई ऐसी तहसील नहीं है जहां नायब तहसीलदार का पद खाली हो। तो क्या कारण है? विवाद हल क्यों नहीं हो रहे? नायब तहसीलदार साहब जा रहे हैं, थाने चले जाइए, वहाँ के जो सब इंस्पेक्टर साहब हैं उनको लेकर के चले जाइए, और न मेरी तरफ से न SSP साहब की तरफ से सही काम करने के लिए आपको पूरी छूट है। जो सही है वो करिए, परंतु अनावश्यक आपके कारण कोई विवाद हो, आप कोई समस्या क्रिएट करें तो आप दंड के भागी होंगे। इसी तरीके से नल ठीक होने की, नाली ठीक होने की, ये DPRO साहब बैठे हैं, सबसे ज्यादा आपके विभाग से शासन से लिख करके आता है असंतोषजनक फीडबैक। एक नल ठीक होना था और उसे 5 बार झूठ बोला गया कि मैंने नल ठीक करा दिया। फाइनली जब मैंने इनको DPRO साहब को कहा कि अब आप जाओ मौके पर, तब जाकर के वो डिवाई ब्लॉक का नल ठीक हुआ। इस तरीके की झूठी नल ठीक होने में आपका क्या जाना है? भाई प्लम्बर आना है, प्रधान जी को पैसा देना है, बट आपको गाँव न जाना पड़े, इसलिए आप झूठी पे झूठी, झूठी पे झूठी, झूठी पे झूठी डिस्पोजल दिखाए जा रहे हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, चाहे किसी भी विभाग के हो, जो होने कुछ तो मांग है कि बस सड़क बनवा दीजिए, स्कूल बनवा दीजिए, खेल का मैदान बनवा दीजिए, वो बजट आएगा, बजट से रिलेटेड प्रावधान है, वो तब उसका निराकरण करेंगे। लेकिन चक रोड निकलना है, नाली निकलना है, शमशान निकलना है, आपका चारागाह निकलना है, ये आपकी ड्यूटी है। अभी 32 एकड़ चारागाह सिकंदराबाद की एक तहसील में निकला, और मैं क्यों ना उस पे जो फसल उगाई जा रही थी वो लेखपाल जी के वेतन से और नायब तहसीलदार के वेतन से वसूली करने का आदेश कर दूं। और आप सभी ने लिख करके हमको दे रखा है कि सारे चारागाह खाली हैं। ये मैं इस मंच के माध्यम से आपको बता दे रहा हूँ, ऐसे जितने भी क्षेत्र हैं, जितनी भी सरकार
वो खाली होनी चाहिए, नहीं तो आप दंड के भागी बनोगे, मैं बचा नहीं पाऊंगा। अभी एक बाबूजी तहसीलदार का ही फर्जी आदेश बना करके उन्होंने आदेश अपलोड कर दिया पोर्टल पे, कल वो निलंबित किए गए हैं। आप सभी लोग ये बताते हैं कि तहसील का मालिक तहसीलदार, बाकी सारे कैसे तहसीलदार हो कि आपका पेशकार आपके फर्जी आदेश बना करके अपलोड करता रहा। आप कैसे मान के चल रहे हो कि आप बच जाओगे FIR दर्ज होगी तो? मतलब 1 2 नहीं 150 आदेश फर्जी आपके दस्तखत करके आपके पेशकार ने चढ़ा दिया और आपको नहीं पता। ये आप सभी लोगों के लिए जितने नायब तहसीलदार हैं, क्योंकि आपने लॉगिन पासवर्ड उसको दे रखा है, उसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि अपनी आंख कान नाक खुले रखिए और इस पे कार्रवाई करिए। एक हम सभी जानते हैं भारत नेट के माध्यम से पूरे गांव को, पूरे कस्बों को नेटवर्किंग से जोड़ा जा रहा है। UPROW के प्रकरण आते हैं, वो आपको समय सीमा के तहत उसका निस्तारण करना है, इसका आप निस्तारण करिए। और अगली खबर है खुर्जा से, जहां खुर्जा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। खुर्जा पुलिस ने ट्यूबवेल से स्टार चोरी करने वाले मुखबिर की सूचना पर चोरी के सामान सहित 3 शातिर चोरों को खुर्जा जंक्शन पुल से पास से गिरफ्तार किया है। इन शातिर से ट्यूबवेल से चोरी किए गए 3 स्टार्च भी बरामद किए गए हैं। हाल फिलहाल पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए तीनों को जेल भेज दिया है। आइए दिखाते हैं क्या कहना है इस पर वरुण कुमार सिंह, CEO खुर्जा का। ये देखिए, थाना खुर्जा नगर जनपद बुलंदशहर द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया। थाना खुर्जा नगर की पुलिस द्वारा बीती रात चेकिंग के दौरान 3 शातिर चोरों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, जिनके द्वारा विशेषकर ट्यूबवेल से जो स्टार्टर होते हैं उनकी चोरी की जाती है। इसके संबंध में थाना खुर्जा नगर में पूर्व से भी मुकदमा पंजीकृत था और इनके पास से जो इन्होंने ट्यूबवेल के स्टार्टर चोरी किए थे उसे भी पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए इन तीनों ही अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। कुल 3 स्टार्टर की बरामदगी इन लोगों ने द्वारा इनसे पुलिस ने करी है और आगे इनसे और भी पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। शीघ्र ही और जो भी यदि उन लोगों ने कोई घटना करी होगी तो उससे संबंधित माल की भी बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी। अभी इसको हम लोग देख रहे हैं, इनकी क्या और क्रिमिनल हिस्ट्री है, उसके आधार पर जो अग्रिम कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। और अगली खबर है खुर्जा से, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता पर बदमाशों ने गोली चला दी। इस दौरान समाजवादी पार्टी के नेता बाल बाल बचे। बताया जा रहा है गोली चलाने वाला व्यक्ति अपने एक अज्ञात साथी के साथ आया था घटना को अंजाम देने। आपको बता दें समाजवादी पार्टी के नेता जिला अध्यक्ष हैं। हमले की वजह बताई जा रही है मिट्टी के भराव को लेकर कुछ दिन पहले कॉलोनी के निवासियों से गोली चलाने वाले आरोपी के पिता से बहस हो गई थी। घटना को अंजाम देने वाले आरोपी पर इससे पहले भी 3 हत्या के आरोप बताए जा रहे हैं। हाल फिलहाल तहरीर के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। आइए दिखाते हैं क्या कहना है इस पर महेंद्र बाटी, सपा नेता का। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह भाटी। थाने हैं, क्या मामला है? अभी कोई 7 या 7:30 बजे करीब मैं अपनी गली पे अपने दोस्त से बात कर रहा था हरिओम नगर से, और बात करते टाइम पीछे से एक आदमी आया जिसका नाम अंकित भाटी है। उसने मुझ पर गोली चलाई और जान से मारने की नीयत से गोली चलाई थी। वो तो हरिओम नागर जो उन्होंने हाथ किया कि क्यों क्या, वो तो हाथ लग गया तो बच गया। क्या राउंड फायरिंग की थी? 2 की आवाज़ आई थी। किस चीज़ से थे वो लोग? मुझे नहीं पता कि कौन से पिस्टल थी या क्या था, मुझे नहीं पता। ये लोग तो एक ही थे? 2 और बाइक से थे। सूचना दे दी? हाँ, पुलिस को शिकायत दे दी और तहरीर दी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बुलंदशहर में दबंगों द्वारा छात्र को लात घूंसे से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें यह मारपीट का वीडियो 23 सेकंड का है, जिसमें कई दबंग स्कूली छात्र को पीटते नजर आ रहे हैं, तो वहीं राहगीर इनका तमाशाहीन बनकर वीडियो बना रहे हैं। वायरल वीडियो 25 तारीख दोपहर का बताया जा रहा है। पीड़ित छात्र अमर सिंह इंटर कॉलेज लखावटी के 12वीं का छात्र बताया जा रहा है। गौरतलब है कि घटनास्थल से करीब 100 मीटर पर पुलिस मौजूद रहती है। इसके बावजूद इसी बीच सड़क पर स्कूली छात्र के साथ मारपीट की जाती है। आपको बता दें यह वायरल वीडियो बुलंदशहर जनपद के थाना जहांगीराबाद का है।
अगली खबर आई है बुलंदशहर के श्याना क्षेत्र के गांव खान मोहन नगर में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति की पंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने कहा है कि किसानों ने चकबंदी विभाग के द्वारा आज तक दर्जन किसानों को चक काट नहीं दिया गया है और ना दर्जन किसानों को अपने खेत पर आने जाने के लिए चक रोड दिया गया है। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने कहा है कि 10 दिन के अंदर चकबंदी विभाग ने समस्या का समाधान नहीं किया तो आंदोलन होगा। 10 मिनट में रसीद कटा के आ गया तो मामा लुटा असली तो है क्या इच्छा में आया कि जुर्माना लगाओ आगे से किसी किसान के साथ ऐसा ना करें। आप उन्होंने क्यों नहीं हाथ डाल के भाग गए भैया व्यक्ति मामले पीछे ना मैं कर। अगली खबर की ओर चलते हुए आपको बता दें, गणेश प्रतिमा विसर्जन के कार्यक्रम में सर्वसम्मानित के लिए गए निर्माण के अनुसार 21 से 29 सितंबर को किया जाना तय है। इस संबंध में संयुक्त पुलिस आयुक्त का क्या कहना है, आइए दिखाते हैं। गणेश प्रतिमा विसर्जन का कार्यक्रम 21 तारीख से निरंतर जारी है और कल 24 तारीख दिन रविवार को भी लगभग 100 से ज़्यादा प्रतिमाएं विसर्जित की गई हैं। हमने सभी लोगों से बातचीत की है और इस संबंध में हमने हमारे जो सबसे बड़े जानकार हैं, जो शास्त्रीय और धार्मिक नियमों को जानते हैं, ज्योतिषीय मान्यताओं को जानते हैं, हमने उनसे भी बात की है। हमने चिंतक जी से भी बात की है, परमेश जी से भी बात की है और जैसा कि चिंतक जी और परमेश जी ने समाज को भी इस बात के बारे में जानकारी दी है, भद्रा होने के कारण 28 तारीख को विसर्जन नहीं किया जा रहा है और सर्वसम्मति से सभी लोगों ने इस बात को स्वीकारा है और न केवल भद्रा बल्कि बृहस्पतिवार का दिन होने की वजह से। और एक और विषय है कि हम सभी लोगों ने सभी आयोजकों के साथ बातचीत करके वार्ता करके यह तय किया है कि 21 तारीख से 29 तारीख के मध्य जो लगातार विसर्जन की हमारी प्रक्रिया है वह 27 तारीख को की जाएगी, इसके बाद 29 तारीख को की जाएगी। 28 तारीख को होने वाले सारे विसर्जन 27 और 29 में किया जाना सभी आयोजकों के साथ कानपुर पुलिस के उच्चाधिकारियों की बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया है। ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपने अपने घरों में प्रतिमाएं रखी हैं, उनसे भी हमारा अनुरोध है कि वह अपना विसर्जन 27 को कर लें अथवा अपना विसर्जन 29 को कर लें। और ये जुलूस के आयोजक जो कि मिलादुन नबी का 12 वफात का जुलूस निकालेंगे, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उनसे भी हमारा स्पष्ट अनुरोध है कि जो समय तय किया गया है उस समय में आरंभ करेंगे और जो समय तय किया गया है उसी समय में समाप्त करेंगे। यह सुनिश्चित करेंगे आयोजक कि समय का उल्लंघन ना हो, जिससे विधि व्यवस्था को बनाए रखने में, सभी चीज़ों का सामंजस्य करने में, समन्वित रूप से सभी के त्यौहार को एक साथ बनाने में, सौहार्द को बनाए रखने में, शांति व्यवस्था को बनाए रखने में कानपुर पुलिस जो अपना आवश्यक कार्य है वो कर सके। यहाँ पर जितने भी वॉलंटियर हैं हमारे गणेश प्रतिमा पंडालों के, उन सभी वॉलंटियर्स से भी हमारी बात हुई है। हम सभी गणेश प्रतिमा पंडाल के साथ उनके विसर्जन में भागीदार रहेंगे, अंशीदार रहेंगे और सभी के साथ हमारी वार्ता हो रखी है। कुछ एक जगहों पे कुछ एक इशूज थे, उनके साथ मिलकर बैठकर उनसे बातचीत करके उसका भी हल निकाला गया है। इसी प्रकार से मिलादुन नबी के जुलूस में भी कुछ एक जगहों पे कुछ एक इशूज थे, उनके साथ भी मिल बैठ करके हल निकाला गया है। ऐसे बहुत से अवसर आए हैं जब एक ही दिन पे कानपुर ने दोनों त्यौहार मनाए हैं। पहले भी होली का त्यौहार और होली के दिन ही जो है हमारे मुस्लिम भाई बहनों का भी त्यौहार एक साथ मनाया गया है। कानपुर पुलिस कमिटेड है कि एक साथ पूरी व्यवस्था को बेहतर तरीके से करवाने के लिए और समाज के जितने भी ऐसे लोग हैं जो हमेशा हमारे प्रशासन के सहयोग में खड़े रहते हैं, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर, पुलिस युवा मित्र, सभी एक साथ मिलकर के पुलिस के साथ इस कार्य को करेंगे और हम बेहतर तरीके से 27, 28 और 29 के इन 3 दिनों में 27 और 29 को गणेश प्रतिमा का विसर्जन और 28 को 12 वफात और मिलादुन नबी के जुलूस को हम निकलवाएंगे और इन सभी कार्यों को करवाएंगे।
बेहतर, समन्वित, सामंजस्यपूर्ण तरीके से। कानपुर के नवीन गंगा पुल की स्थिति दयनीय है। आपको बता दें, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। अभी हफ्ते भर पहले इस पुल पर गड्ढा था, अब तो इसमें सरिये का जाल दिखने लगा है। अगर इस समय इस पुल की मरम्मत ना की गई तो वह दिन दूर नहीं जब इसमें से गंगा नदी दिखने लगेगी। खबर है कानपुर की, जहां पुलिस का एक रूप देखने को मिल रहा है। बता दें, पंकी मंदिर में बड़वा मंगल के उपलक्ष्य में ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों ने दोनों पैरों से दिव्यांग व्यक्ति को कंधे पर उठाकर दर्शन करवाने का वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें, दिव्यांग व्यक्ति को भीड़ की वजह से दर्शन नहीं मिल रहा था, जिसकी मदद करते हुए पुलिस कर्मियों ने दिव्यांग व्यक्ति को दर्शन कराना। पूरा मामला कानपुर के पंकी मंदिर का है। और आखिरी खबर की ओर चलते हुए आपको बता दें, कानपुर में कान में ईयरफोन लगा युवक ने घर के कमरे में आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस मामले में युवक ने आत्महत्या की है। अभी तक कोई वजह सामने नहीं आई है। यह मामला बरर थाना क्षेत्र के 2 नई बस्ती इलाके का है। ऐसी देश की ताजा अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।